मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। माँ उसे समझा रही थी, दामाद जी सिंगापुर जा रहे हैं, ऐसे में तुम नौकरी पर जाओगी तो बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी। वैसे भी अभी तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? दामाद जी भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, तुम्हारा अपना घर है, गाड़ी है। तुम साफ साफ यह क्यों नहीं कहती हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं? तुम भी क्या दकियानूसी बातें करती हो माँ? बनीता विफर कर बोली, इतनी मेहनत और खर्च करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, वह क्या यूं ही बर्बाद हो जाने दूं? तुम्हें मेरे पास रहकर गुड़िया को नहीं संभालना तो साफ साफ बोल दो। मेरी सास भी बहाने बनाने लगती है। अब यह मेरा मामला है तो मैं ही सुलझा लूंगी। भूंगी को मैंने सब कुछ समझा दिया है, वह यही मेरे साथ रहने को राजी है। ऐसी बात नहीं है बनीता, माँ उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली। अब हम लोगों की उम्र ढल गई है, अपना ही शरीर नहीं संभलता तो दूसरों को हम बूढ़ी औरतें क्या संभाल पाएंगी? 100 तरह के रोग लगे हैं शरीर में, इसलिए ऐसा कह रही थी। बच्चे की सिर्फ माँ ही बेहतर देखभाल कर सकती है। मैं फिर कहती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है, मुझे बड़ी मुश्किल से यह नौकरी मिली है जिसके लिए हजारों लोग खाक छानते फिरते हैं, और तुम कहती हो कि इसे छोड़ दूं? माँ जी का वह मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो, शेखर बीच में बोला। अभी गुड़िया बहुत छोटी है और माँ जी अपने जमाने के हिसाब से बातें समझा रही है। गुड़िया की चंचल हरकतें बढ़ती जा रही हैं, 2 साल की उम्र ही क्या होती है। तुम तो नौकरी छोड़ने के लिए बोलोगे ही, आखिर मर्द हो ना। चाह अब जो तुम्हारे जी में आए सो करो। शेखर पैर पटकते हुए वहां से जाते हुए बोला, परसों मुझे सिंगापुर के लिए निकलना है, महीने भर का कार्यक्रम है। बस मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होना चाहिए। मेम साहब, मैं बच्ची देख लूंगी। भूंगी पान चबाते हुए बीच में आकर बोली, आखिर हमें भी तो अपना पेट पालना है। तुम्हें अपने बनाव श्रृंगार से फुर्सत हो तब तो तुम बच्ची को देखोगी। बनीता की सास बीच में आकर बोली, हम जरा बीमार क्या हुए, फालतू हो गए। घर में 100 तरह के काम हैं, सब तरफ से भरे पूरे हैं। हम एक बच्चे की कमी थी, वह भी पूरी हो गई हमें। और क्या चाहिए? देखिए बहन जी, आप ही इसे समझाएं कि ऐसे में कोई जरूरी तो नहीं कि यह नौकरी करे। अब वे बनीता की माँ से मुखातिब थी। 4 साल तो नौकरी कर ली, अब यह झंझट छोड़े और चैन से घर में रहे। अब मैं आप लोगों के मुंह नहीं लगने वाली। मैं साफ साफ कह देती हूँ कि मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, मुझे भी अपनी आज़ादी चाहिए। मैं आम औरतों की तरह नहीं जी सकती, मुझे भी तो काम और पैसा चाहिए। मेम साहब, भूंगी खिसे निपोर कर बोली, आप निश्चित होकर चाकरी करो, मैं भी 4 रोटी खाकर यहीं पड़ी रहूंगी, घर और गुड़िया को देख लूंगी। भूंगी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, बनीता चहकते हुए बोली। ये पुराने जमाने के लोग हैं, आगे की क्या सोचेंगे। मुझ में हुनर है तो मुझे इसका फायदा मिलना ही चाहिए। ऑफिस में मेरा नाम और इज्जत है, आखिर नाम कमाना किसको अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कहाँ से आई है यह भूंगी,
बनीता की माँ उसकी सास से बोली, ना पता ना ठिकाना, मुझे इसके लक्षण भी ठीक नहीं दिखते। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है कि इस बनीता की तो मति मारी गई है। भूंगी इस मोहल्ले में झाड़ू पोछे का काम करती थी। उसने बनीता के घर में भी काम पकड़ लिया था। अब वह बनीता की भरोसेमंद बन गई थी। काम के बहाने वह ज़्यादातर यहीं रहकर बनीता की हमराज भी बन गई थी। बनीता उसे पाकर खुश थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे, मगर वे अपनी ही बीमारी के चलते ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे। शेखर अपने संस्थान के खास इंजीनियर थे। सिंगापुर की एक नामी यूनिवर्सिटी में 1 महीने की खास ट्रेनिंग के लिए उनका चयन किया गया था। इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद उनकी डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन तय था, मगर उनका नन्ही सी गुड़िया को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। वे उसकी हिफाजत और देखभाल के लिए आश्वस्त होना चाहते थे। इसलिए बनीता ने अपनी माँ को यहाँ बुलाना चाहा था, मगर माँ ने साफ तौर पर मना कर दिया तो बनीता को निराशा हुई। अब वह भूंगी के चलते आश्वस्त थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल जाएगा। 10 एक दिन तो ठीक ठाक ही चले। भूंगी के साथ गुड़िया हिल मिल गई थी और उसके खान पान और रखरखाव में अब कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन शाम को बनीता ऑफिस से घर लौटी तो उसे घर में सन्नाटा पसरा दिखा। आमतौर पर उसके घर आते ही गुड़िया उछलकर उसके सामने चली आती थी, मगर आज ना तो उसका और ना ही भूंगी का कोई अता पता था। बनीता ने ससुर के कमरे में जाकर झांका। वहाँ सास बैठी थी और वे ससुर के तलवे पर तेल मल रही थी। आपने गुड़िया को देखा क्या? बनीता ने सवाल किया। भूंगी भी नहीं दिखाई दे रही है। वह अक्सर उसे पार्क में घुमाने ले जाती है, सास बोली। आती ही होगी। बनीता हाथ मुंह धोने के बाद कपड़े बदलकर बाहर आई। अभी तक उन लोगों का कोई पता नहीं था। आमतौर पर ऑफिस से आने पर वह गुड़िया से बातें करके हल्की हो जाती थी। तब तक भूंगी चाय नाश्ता तैयार कर उसे दे देती थी। बनीता उठकर रसोई घर में गई, चाय बनाकर सास ससुर को दी और खुद चाय का प्याला पकड़कर ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही शेखर का फोन आया। औपचारिक बातचीत के बाद शेखर ने पूछा, गुड़िया कहाँ है? भूंगी उसे कहीं घुमाने ले गई है। बनीता ने उसे आश्वस्त किया। बस वह आती ही होगी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था और अब तक ना भूंगी का कोई पता था और ना ही गुड़िया का। बनीता बेचैनी से उठकर घर में ही टहलने लगी। पूरा घर जैसे सन्नाटे से भरा था। बाहर जरा सी भी आहट हुई नहीं कि वह उधर ही देखने लगती थी। अब बनीता ने पड़ोस में जाने की सोची कि वहीं किसी से पूछ ले कि गुड़िया को साथ लेकर भूंगी कहीं वहां तो नहीं बैठी है कि अचानक उसका फोन घनघनाया। बनीता ने लपक कर फोन उठाया। तुम्हारी बच्ची हमारी कब्जे में है। उधर से एक रोबदार आवाज आई। बच्ची की सलामत वापसी के लिए 30 लाख रुपए तैयार रखना। हम तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देते हैं। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? अरे भाई, हम 30 लाख रुपए का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? 5 लाख के जेवरात हैं तुम्हारे पास, 10 लाख की गाड़ी है, तुम्हारे बैंक खाते में 7 लाख रुपए बेकार में पड़े हैं और शेखर के खाते में 12 लाख हैं। घर में बैठा बुढ़ा पेंशन पाता है, उसके पास भी 2-4 लाख होंगे ही। हम ज़्यादा नहीं 30 लाख ही तो मांग रहे हैं। तुम्हारी गुड़िया की जान की कीमत इससे कम है क्या? बनीता को धरती घूमती नजर आ रही थी। बदमाशों को उसके घर के हालात का पूरा पता है, तभी तो
बैंक में रखे रुपयों और जेवरात की उन्हें जानकारी है। उसने तुरंत अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया। इसके अलावा कुछ दोस्तों को भी फ़ोन किया। देखते ही देखते पूरा घर भर गया। शेखर के दोस्त राकेश ने बनीता को सलाह दी कि उसे शेखर को फ़ोन करके सारी जानकारी दे देनी चाहिए, मगर बनीता के दफ्तर में काम करने वाली सुमन तुरंत बोली, यह हमारी समस्या है, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। हम औरतें हैं तो क्या हुआ, जब हम ऑफिस की बड़ी बड़ी समस्या सुलझा सकती हैं तो इसे भी हमें ही सुलझाना चाहिए। जरा सब्र से काम लेकर हम इस समस्या का हल निकालें तो ठीक होगा। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। राकेश ने अपनी सहमति जताई। तो अब हम क्या करें? बनीता अब खुद को संतुलित करते हुए बोली, अब मुझे भी यही ठीक लग रहा है। सबसे पहले हम पुलिस को फ़ोन करके सारी जानकारी दें। सुमन बोली, हमारे ऑफिस के ही करीम भाई के एक परिचित पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, उनसे मदद मिल जाएगी। तो फ़ोन करो ना उन्हें, राकेश बोला। उन्हीं के द्वारा हम अपनी बात पुलिस तक पहुंचाएंगे। बनीता ने करीम भाई को फ़ोन लगाया तो वे आधी रात को ही वहां पहुंच गए। मैंने अपने कज़न अजमल को, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, फ़ोन कर दिया, वह बस आता ही होगा, करीम भाई ने कहा। करीम भाई ने बनीता को हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को अजमल जल्द ही ढूंढ निकालेगा। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल ने आते ही बनीता से कुछ जरूरी सवाल पूछे। नौकरानी भुंगी की जानकारी ली और सबको पुलिस स्टेशन ले गए। एफआईआर दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर अजमल बोले, बनीता जी, इस समय यहाँ एक रैकेट काम कर रहा है। यह वारदात उसी की एक कड़ी है। हम उन लोगों तक पहुंचने ही वाले हैं। दिक्कत बस यही है कि इस राजनीतिक सरपरस्ती मिली हुई है, इसलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है। अभी आप घर जाएं और जब अपहरण करने वालों का फोन आए तो उनसे गंभीरतापूर्वक बात करें। बनीता की आंखों में नींद नहीं थी। इतना बड़ा हादसा हो और नींद आए तो कैसे रात जैसे आंखों में कट गई। इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ किस हाल में होगी पता नहीं। सास ससुर का भी रोते रोते बुरा हाल था। माँ उसे अलग कोस रही थी। और कर ले नौकरी। मैं कह रही थी ना कि बच्चों की देखभाल माँ ही बेहतर कर सकती है, मगर इसे तो अपने समाज की इज्जत और रोब रुतबे का ही ख्याल था। बनीता ने अपने कमरे में जाकर अटैची निकाली, अलमारी खोलकर पैसे देखने लगी कि उसका मोबाइल फोन बजने लगा। क्या हुआ? रुपयों का इंतजाम कर रही हूँ। वह बोली, तुम कहाँ हो? जल्दी बोलो कि मैं वहाँ आऊँ। अभी इतनी जल्दी क्या है? उधर से हंसने की आवाज़ आकर बंद हो गई। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर अजमल उसके घर में आए और दोबारा जब उससे भुंगी के फ़ोन और पते की बात पूछी तो वह घबरा गई। वह तो इस मोहल्ले में कई साल से रहती थी। आपके पास उसका जो पता था वह गलत था। शहर की एक झोंपड़पट्टी का उसने जो पता दिया था वह फर्जी निकला। वह कहीं और रहती थी। अब यह बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका है कि इस अपहरण में उसका ही हाथ है। तभी तो आपके जेवरात और बैंक खाते के बारे में बदमाशों को गहरी जानकारी थी। पुलिस अब अगली कार्रवाई में जुट गई थी। उसने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। मिनट घंटों में और घंटे दिन में बदल रहे थे।
पुलिस भी पास के जिलों के जंगल पहाड़ों तक में खाक छान रही थी। 2 दिन बीत चुके थे और अभी तक गुड़िया का कोई सुराग, कोई अता पता नहीं था। शाम के समय विनीता के पास फिर से बदमाशों का फोन आया। वह उल्टे उन्हें ही डांटने लगी। मैं रुपए लेकर बैठी हूँ और तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो। मैं शाम को शहर के बॉर्डर पर बागड़िया टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास बने आउट हाउस में अटैची लेकर अपनी एक सहेली के साथ रहूंगी। और हाँ, तुम भी पुलिस को कुछ ना बताना और मेरी बेटी को छोड़कर रुपए ले जाना। अरे, पुलिस को कुछ ना बताने की बात तो मेरी थी और मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए कह रही हूं। शहर के उस एरिया में एक पुराना इंडस्ट्रियल एस्टेट था जिसमें पुरानी खंडहार उजाड़ फैक्ट्रियां थी। विनीता ने अपनी गाड़ी निकाली और सुमन के साथ अटैची लेकर बैठ गई। कई एकड़ में फैली उस फैक्ट्री में कोई आता जाता नहीं था। उसके ठीक नीचे नाला बह रहा था। वे दोनों वहीं एक दीवार की ओट में बैठ गई जहां से चारों तरफ का मंजर दिखता था। अचानक उस उजाड़ फैक्ट्री की एक बिल्डिंग के अंदर से 2 आदमी बाहर निकले। उनके पीछे नौकरानी भूंगी भी गुड़िया को लिए दिखाई दी। उन दोनों में से एक के हाथ में पिस्तौल थी। वह पिस्तौल को जेब में रखते हुए बोला, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह अटैची लेने के लिए आगे बढ़ा। अचानक बिजली की तेजी से विनीता ने उसे अटैची देते वक्त जोरों का धक्का दिया तो वह आदमी अटैची को लिए हुए ही नाले में जा गिरा। उसे गिरता देखकर दूसरा आदमी एकदम से भाग खड़ा हुआ। सुमन दौड़कर गुड़िया की ओर लपकी तो भूंगी उसे छोड़कर भाग निकली। वनीता और सुमन ने जल्दी गुड़िया के बंधन खोले। गुड़िया उनसे लिपट कर रोने लगी। आपने तो कमाल कर दिया वनीता जी। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल उसकी तारीफ करने लगा था। हमें मालूम पड़ा कि आप इधर आ रही हैं तो हमने भी आपका पीछा किया और यहाँ तक आ पहुँचे। थोड़ी देर में उस घायल मुजरिम के साथ पुलिस आती दिखी जो नाले में जा गिरा था। एक पुलिस वाले के हाथ में अटैची भी थी। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल ने अटैची खोली तो उसे हंसी आ गई। अटैची में पुरानी किताबें, पत्रिकाएं और अखबार भरे थे। उस भारी अटैची को समेट ना पाने के चलते ही वह आदमी वनीता के एक धक्के से नाले में लुढ़क गया था। आपके इस साहस से ना सिर्फ आपको अपनी बेटी मिली है बल्कि हमें भी एक खतरनाक मुजरिम मिला है। अब इसके जरिए सारे मुजरिम हवालात में होंगे। मैं आपके इस साहस की तारीफ करता हूँ। फिलहाल तो आप अपनी बेटी को लेकर घर जाइए, बाकी औपचारिकताएं बाद में होंगी। अरे भाई, विनीता के साहस के कायल हम भी हैं, करीम भाई बोला। तभी तो ऑफिस की खास फाइलें इन्हीं के पास आती हैं। विनीता एक माँ भी है करीमाजी, और एक माँ अपनी औलाद के लिए शेर को भी मात दे सकती है। सुमन बोल पड़ी, वनीता अब घर चलो। गुड़िया को सामान्य करते हुए तुम्हें खुद भी सामान्य होना है। आगे का काम पुलिस पूरा कर लेगी। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए